हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के पेपर 3 जिसमें कि रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि रीजनिंग एक स्कोरिंग पेपर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आसानी से किया जा सकता है यदि कंप्यूटर और मैथ्स की अपेक्षा यदि बात करें तो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 जो रीजनिंग है उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसी से संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका रीजनिंग पहले से एक बार यदि पढ़ा हुआ होगा दोस्तों, तो मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अवश्य ही अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। ठीक है, यदि आप पहले नहीं पढ़े होंगे रीजनिंग तब थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन आप यदि रीजनिंग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपका रिवीजन जो है ना इस फार्मूला ट्रिक वीडियो से एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, रिवीजन आपका अवश्य ही एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं अल्फ़ाबेट टॉपिक से। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग अल्फ़ाबेट से सीखेंगे इसमें फार्मूला कि अल्फ़ाबेट का जो फार्मूला है वो कब लगता है। देखिए, जब सवाल ऐसे बोला जाता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो जब सवाल में दाएं से आरंभ होगा ना, तो दाहिने ओर से जब भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आरंभ होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको 27 से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 27 से घटा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, तो आप दाएं से 19 ले लीजिए और उसके बाएं का 7वां अक्षर बताना है, तो इसमें प्लस आप कितना कर लीजिए, तो प्लस इसमें 7 कर लीजिए। ठीक है, अब उसको क्या कीजिए कि इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 27 को 27 में से 26 को माइनस कर लेना है, तो जो बचेगा यानी कि एक बचा, यानी कि इसका आंसर ए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से ये फार्मूला आपका उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब बाएं से बाएं बोलेगा ना, तो बाएं से बाएं वाला में जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो 5वां अक्षर में से पहले आप चौथा अक्षर माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ से पहले आपका 1 आ जाएगा, तब आगे का प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब दाएं से दाएं बोला जाएगा तो आपको r माइनस आर करना होगा, मैंने जो ज़्यादा संख्या दाएं वाला रहेगा उसको कम वाला संख्या से घटा लेना होगा। और यदि देखिए, और यदि आपको बाएँ से दाएँ कहेगा ना, जब आपको बाएं से दाएं कहेगा तो एल को और आर को, मैंने उस संख्या को आपको जोड़ना होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने जोड़ करके लाया था 26 और बाद में उसको हम लोग 27 से माइनस कर लिए थे। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक में ये फार्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि इसी में देखा जाए आगे, तो जैसे कि यदि कोई भी पंक्ति होता है ना, तो पंक्ति में अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोल देता है, या कुल संख्या निकालने के लिए बोल देता है, या न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बोल देता है। तो सबसे पहले हम लोग कुल संख्या निकालना सीखेंगे कि पंक्ति में आखिर कुल कितने छात्र हैं या छात्राएं हैं। तो देखिए, कुल संख्या यानी कि जो टोटल नंबर है, तो टी बराबर हो जाएगा जितने लेफ्ट में बैठे हैं और जितने राइट में बैठे हैं, और टोटल संख्या निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करेंगे। अब देखिए, एक उसमें इसलिए माइनस करेंगे ना कि लेफ्ट से जितना बैठा होगा और जितना राइट से बैठा होगा, तो एक बीच वाला ऐसा आएगा जो दोनों में गिनती हो जा रहा होगा, इसलिए टोटल में से हम लोग 1 माइनस कर लेते हैं। तो कुल संख्या जब भी आपको निकालना रहेगा किसी पंक्ति का, तो टी बराबर फार्मूला आप याद रखिए एल प्लस आर -1 इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति उसमें कॉमन रहेगा लाइन में। ठीक है, इसलिए -1 कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, यदि मान लेते हैं कि टी यदि दिया हुआ है, मैंने टोटल स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए 50 है, ठीक है, और उसमें एल जो है 21 दिया हुआ है, ठीक है, तो आर निकालना है वहाँ से।
तो टी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, यानी कि 50 इक्वल टू एल का मान 21 दिया हुआ है, आर का मान निकालना है, 1 इसमें से माइनस करना है फॉर्मूला के द्वारा। तो देखिए ये वाला 21 है प्लस में और ये वाला 1 है माइनस में, तो घट करके बच जाएगा 20। अब r जो है बराबर के इधर आएगा तो 50 इधर आ जाएगा और 20 इस पार आकर बराबर के माइनस हो जाएगा इसमें से, तो r इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से r यानी कि दाएं बगल से इसका संख्या निकल जाएगा। अब देखिए अब बोला जाएगा कि बताइए कि पंक्ति में अधिकतम संख्या कितना है। तो t बराबर हो जाएगा दोस्तों कि लेफ्ट से कितने बैठे हैं, राइट से कितने बैठे हैं और बीच में n कितने बैठे हैं। ठीक है, n क्या होता है, तो जो बीच में बैठा हुआ है उसका संख्या होता है, तो ये अधिकतम निकल जाएगा t बराबर। ठीक है, यदि आपको स्टूडेंटों की संख्या न्यूनतम निकालना होगा ना कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी है, तो t इक्वल टू हो जाएगा l प्लस आर माइनस एन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला निकाल रहे हैं ना, माइनस कर लेंगे उसको और -2 कर देंगे इसमें। तो न्यूनतम संख्या जब निकालना रहेगा तो t इक्वल टू हो जाएगा l प्लस आर माइनस एन माइनस 2, और जब भी पंक्ति का अधिकतम संख्या निकालना रहेगा तो t इक्वल टू हो जाएगा l प्लस आर प्लस एन। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा तो l प्लस आर माइनस 1, l प्लस आर माइनस 1। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप पढ़े होंगे कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि जब लाल को हरा कहा जाए, हरा को उजला कहा जाए, इस तरह से एक सवाल पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको इस टाइप वाला चीज़ में एक ही चीज़ याद रखना है कि जब कहा जाए होता है, जब क्वेश्चन में कहा जाए होता है तो हमेशा आगे वाला आंसर होता है। माने कि लाल को यदि हरा कहा जाए, लाल को यदि हरा कहा जाए और सवाल आएगा ना कि बताइए कि सपोज डैट उसी सवाल आता है कि बताइए कि लाल को क्या कहा जाएगा, तो आगे वाला जब भी कहा जाए वाला रहेगा तो आगे ही वाला आंसर होगा, यानी कि लाल कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए एक आप समझ ही लीजिए, जैसे कि यदि लाल को हरा कहा जाए, ठीक है, और हरा को देखिए हरा को यदि उजला कहा जाए, हरा को यदि उजला कहा जाए, ठीक है, और उजला को गुलाबी कहा जाए, उजला को गुलाबी कहा जाए, तब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि उस कंडीशन में लाल को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो लाल को हमेशा आगे वाला कहा जाएगा। मैंने जब भी प्रश्न में कहा जाएगा तो हमेशा आगे वाला आंसर आएगा, यानी कि लाल को हरा कहा जाएगा। ठीक है, और हरा को पूछेगा तो हमेशा आगे वाला, तो उजला आंसर आ जाएगा। और यदि उजला को पूछेगा कि उजला को क्या कहा जाएगा, तो आपको गुलाबी कहा जाएगा। ठीक है, तो कहा जाए वाला कंडीशन में हमेशा आगे वाला आंसर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आप एक क्वेश्चन गूगल कर लीजिएगा और उसको इस फॉर्मूला पर अब करके देखिएगा कि आगे वाला आता है कि नहीं आंसर। अब देखिए आगे है कि लाल का अर्थ है हरा। तो दोस्तों जब भी प्रश्न अर्थ से आएगा, मैंने जब भी प्रश्न में अर्थ रहेगा ना, मतलब उसका मीन्स दिया हुआ रहेगा, अर्थ रहेगा, तो हमेशा उस कंडीशन में पीछे वाला आंसर रहेगा। देखिए जैसे कि लाल का अर्थ है हरा ना, तो हम पूछते ना कि हरा का क्या अर्थ है। ठीक है, लाल का अर्थ है हरा, तो हरा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा पीछे वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस सवाल को अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे देखिए लाल का अर्थ है हरा, ठीक है, हरा का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद, तो बताइए कि सफ़ेद को क्या कहा जाएगा। तो कहा जाए वाला आएगा तो आगे वाला आंसर आएगा, लेकिन
बताइए कि सफ़ेद का क्या अर्थ है, तो सफ़ेद का अर्थ है हरा, यानी कि जब अर्थ बताएंगे तो पीछे वाला आंसर मारेंगे और जब कहा जा रहेगा तब आगे वाला आंसर मारेंगे। ठीक है, आप प्रश्न इस फॉर्मूला से पहले सोल्व करके देखिएगा तब कुछ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है वाटर इमेज से संबंधित। देखिए वाटर इमेज, वाटर इमेज में दो तरह के आमतौर पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक में क्या आएगा, एक में आपको 30 से कम मिनट रहेगा, जैसे कि 2:22, तो इसमें 30 से कम मिनट है। और एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि 30 से ज़्यादा मिनट रहते हैं, जैसे यहाँ 47 हो गया, जैसे 35 आ जाता। तो दोस्तों जब भी देखिए, जब भी 30 या उससे कम मिनट आएगा क्वेश्चन में ना, जब भी 30 या उससे कम मिनट आएगा क्वेश्चन में, तब हम लोग क्या करेंगे ना कि 18 30 में से उस चीज़ को माइनस कर लेंगे। जैसे कि बताइए कि 2:22 का वाटर इमेज क्या आएगा, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 30 में से जब हम लोग इसका माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा। और बाकी यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 18 में से 2 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 18 में से हम लोग क्या कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, इसमें 16 8 हो जाएगा। और 16 का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि 16 का मतलब कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो 4:08 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसका क्या हो जाएगा, तो ये उसका वाटर इमेज हो जाएगा। लेकिन जब उसमें 30 से ज़्यादा समय दिया रहेगा तब उसको 17:90 से माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 17:90 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आप फार्मूला से एक ही याद रखिए कि जब भी प्रश्न यदि 30 मिनट या उससे कम वाला मिनट रहेगा तो हम लोग मिरर इमेज निकालने के लिए 18 30 में से माइनस कर लेंगे। और यदि जब भी 30 से ज़्यादा मिनट रहेगा, तो जब भी यदि 30 से ज़्यादा मिनट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग 17:90 से माइनस कर लेंगे और वाटर इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग का जो आगे का टॉपिक है वह है दोस्तों मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज। देखिए जब भी हम लोगों को मिरर इमेज निकालना होगा, ठीक है, जब भी हम लोगों को मिरर इमेज निकालना होगा तो उसमें भी दो तरह के आमतौर पर प्रश्न आएगा। एक तो जैसे कि 8:45 हो गया, या 3:45 रहता, या 2:45 रहता। तो ऐसा कंडीशन जब आएगा तो इस कंडीशन में हम लोग 11:60 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 11:60 में से माइनस कर लेंगे। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आएगा ना कि मान लीजिए कि 1 को जैसे 13 मानते हैं, 2 को 14 मानते हैं, 3 को 15 मानते हैं, माने इस टाइप से अगर प्रश्न आएगा तब उस कंडीशन में हम लोग हमेशा 23:60 में से माइनस कर लेंगे। जो टाइम दिया रहेगा 23:60 में से माइनस कर लेंगे। जैसे कि 23:60 में से 16:22 को माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। और यदि 13 वाला नहीं रहेगा, मैंने 12 तक वाला में रहेगा, जैसे 8:45, तो इसको 11:60 से माइनस कर लेंगे और मिरर इमेज डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए आगे है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में दोस्तों जो ईस्ट होता है ना, जो ईस्ट होता है वो हमेशा इधर का ईस्ट होता है, और कॉपी का आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ हो जाएगा, और इधर वाला साउथ हो जाएगा, और इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और दोस्तों कलर चेंज करके इसमें देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। और जो ये वाला बीच वाला पार्ट है ना, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों साउथ वेस्ट। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट बच गया इसको बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, और बाकी डायरेक्शन आपको पता है कि ईस्ट इधर है और बाकी इधर आपको पता है कि वेस्ट इधर है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको समझना है। जैसे कि देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जैसे यहाँ पास 1 मिनट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति यदि नॉर्थ डायरेक्शन में अपना चेहरा किया है, नॉर्थ डायरेक्शन अपना चेहरा किया है, तो उसका जो राइट हैंड होगा ना, उसका जो राइट हैंड होगा
वो ईस्ट की तरफ होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा ना वो हमेशा वेस्ट की तरफ होगा। क्या होगा? वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से समझिए इसको। नॉर्थ में चेहरा करेंगे तो राइट साइड ईस्ट बताएगा और लेफ्ट साइड बताएगा आपका वेस्ट। और समझिए, और यदि हम लोग साउथ में चेहरा करके खड़ा है, साउथ में यदि चेहरा करके खड़ा है तो इस कंडीशन में राइट साइड है ना, राइट साइड वेस्ट बताएगा आपका और लेफ्ट साइड आपका जो है वो बताएगा ईस्ट। लेफ्ट साइड क्या बताएगा? तो ईस्ट बताएगा। एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक और देख लीजिए। यदि देखिए, यदि हम लोग ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तब उस कंडीशन में जो आपका राइट हैंड होगा ना, दाहिना हाथ जो होगा वो साउथ बताएगा। क्या बताएगा? साउथ बताएगा, दाहिना वाला। राइट हैंड वाला क्या बताएगा? दाहिना वाला साउथ बताएगा। और जो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ना, लेफ्ट हैंड एल, वो आपका नॉर्थ बताएगा। क्या बताएगा? नॉर्थ बताएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से समझिए, जब भी आपको परछाई से संबंधित सवाल आएगा, ठीक है, तो 3 तरह की चीज़ आएगा। पहला एक तो यह है कि 12 बजे नो शैडो टाइम होता है तो कोई भी शैडो नहीं बनेगा। और दूसरा यह है कि सुबह के समय सूर्य जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है। तो मान लेते हैं कि सुबह के समय है, सूर्य जो है इधर से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि यहाँ खड़ा है, तो आपका जो परछाई है ना वो किधर बनेगा? तो पूरब की तरफ से रोशनी आ रहा है तो पश्चिम की तरफ आपका छाया बनेगा। ठीक है, और जब सूरज जो है शाम के समय यदि है तो सूरज कहाँ रहेगा? पश्चिम में रहेगा। और आप यदि यहाँ खड़ा हैं तो आपका परछाई जो है कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ यहाँ से 3-4 चीज़ डायरेक्शन वाला टॉपिक में आपको नोटिस करना है, जो अभी हमने आपको यहाँ पास बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे है दोस्तों डाइस के बारे में। डाइस भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और डाइस जो है ना ये थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझाते हैं, हार्ड तो ऐसे है नहीं, है ना। देखिए डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है ना कि विपरीत सतह का जोड़ होता है 7। स्टैंडर्ड में विपरीत सतह का जोड़ होता है 7। और जो आपका जनरल डाइस होता है, जनरल में पड़ोसी को जोड़िएगा ना तो 7 हो जाएगा। जैसे कि 5 और 2 7। ठीक है, दिखेगा ये 7 बनते हुए दिखेगा। ठीक है, 3 और 4 7, पड़ोसी वाला जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला 6 और 1 7, ये वाला भाग जो है ना रंगा हुआ है, तो ये जो इसका पड़ोसी है, आप ऐसे फील कीजिए यहाँ पास रंगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना इसमें विपरीत सतह होता है, आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पास 4 के लिए 3 नहीं दिख रहा होगा तो ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। 5 के लिए 2 नहीं दिख रहा है इसमें दोस्तों तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। 6 के लिए 1 नहीं दिख रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है यह। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं जिसमें विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है, और एक होता है जनरल डाइस उसको बोलते हैं जिसमें कि पड़ोसी सतह ना दोनों दिखेगा आपको, वो संख्या पड़ोसी सतह का जोड़ जो होता है वो 7 होता है। क्लियर? चलिए अब जो डाइस है ना उसको हम लोग मात्र 3 नियम से ख़त्म कर देंगे। 3 रूल जानेंगे और डाइस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है डाइस का, वो इसको जूम आउट करते हैं, आपको समझाने का हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसके एक सतह समान यदि होगा तो वह विलुप्त सतह के समान होगा या विपरीत होगा। कहने का मतलब देखिए, एक हम लोग डाइस लिए, एक डाइस को जब हम लोग उछालें तो उछालने के बाद 1 और 4 और 3 आया, और उसी डाइस को हम लोग दोबारा उछालें ना तो दोबारा उछाले तो 3 आया, 6 आया और 5 आया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पास यदि आपका एक चीज़ यदि समान आएगा, जैसे कि 3 जो है ना वो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है,
तो ये तो 3 3 आ गया ना। तो यही बोल रहा है कि यदि एक पासे को हम लोग 2 बार उछालेंगे, उसमें से एक सतह यदि दोनों में आएगा, तब वह जो होगा वह विलुप्त सतह के विपरीत होगा। मतलब कि यहाँ पास 4 है, 1 है, तो 3 4 और 1 के बराबर नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा। 5 या 6 के विपरीत नहीं होगा। तो देखिए, पासे से यदि हम लोग 1 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे और 5 निकाल देंगे और 6 निकाल देंगे, और चूंकि 3 तो है ही है, तो बचा क्या रहेगा? बचा रहेगा 2। तो 3 के विपरीत क्या रहेगा? तो 2 रहेगा। समझा गया? क्योंकि सब पासे में था सामने। और नियम क्या कहता है कि यदि हम लोग एक डाइस को 2 बार उछालेंगे और उसमें से एक यदि जो है ना वो दोनों में संख्या बराबर आएगा, तो वह विलुप्त संख्या के बराबर होगा, विपरीत होगा। तो जैसे कि 1 यहाँ था तो काट देंगे, 4 है काट देंगे, 5 है काट देंगे, 6 है काट देंगे, और 3 तो ही है। तो बच क्या गया? पासे में बच क्या गया? तो 2 बच गया। यानी कि 3 के विपरीत में 2 हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस नियम को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि एक पासे को 2 बार उछालेंगे हम लोग और उस पासा में यदि एक संख्या दोनों पासे में मिलेगा, तब वह जो संख्या होगा ना वो विलुप्त संख्या के विपरीत होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि पहला आपका रूल समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल देखिए, दूसरा है कि यदि एक पासे को यदि 2 बार उछाला जाता है, तो उसके यदि एक सतह समान आएगा ना, समान यदि सतह एक आ रहा है, तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसका विपरीत सब संख्याओं का निकल जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग एक पासे को 2 बार उछाले और 3 जो है ना वो दोनों में आ गया, 3 जो है वो दोनों में आ गया, और पूछा गया है ना कि बताइए कि उस कंडीशन में 1 का विपरीत कौन होगा। तब हम लोग इस कंडीशन के प्रश्न में क्या करेंगे ना, वो 3 को पकड़ेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ से भी 3 को पकड़ेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब सबसे पहले क्या आया? तो 3 आया। नीचे क्या आया पासा में? तो 3 आया, इसको लिख लीजिए। 3 के बाद इस पासा में क्या आया? तो 3 के बाद सबसे पहला 1 आया, तो 3 के बाद 1 लिख लीजिए। 1 के बाद क्या आया? तो 1 के बाद इस पासा में आया 4 आया, तो 4 लिख लीजिए। अब इस वाला पासे में आइए, ये वाला पासा में देखिए, 3 सबसे पहला आया तो 3 लिख लिए। 3 के बाद क्या आया? तो देखिए यहाँ पास 6 है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। फिर क्या है? इसको क्लॉकवाइज में तो 5 है, यहाँ 5 लिख लेंगे। तब इस कंडीशन में 1 का विपरीत हो जाएगा 6 और 4 का विपरीत हो जाएगा 5। तो इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो नियम आपका यही कहता है ना कि यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो उसके यदि एक सतह समान आएगा ना, तब उसको हम लोग दोनों को पकड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जो समान आया है, और क्लॉकवाइज वहाँ से घुमा देंगे दोनों डाइस को। तब जा करके 1 जो है वो 6 के विपरीत आ गया और 4 जो है ना वो 5 के विपरीत आ जाएगा, तो सबका निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि दूसरा भी आपको रूल समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल है यहाँ से दोस्तों कि यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो यदि 2 सतह समान आ गया, यदि 2 सतह समान आ गया, तो जो बचा हुआ एक सतह है ना, जो बचा हुआ एक सतह है वो दूसरा डाइस में से बचा हुआ एक सतह के विपरीत होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए, जैसे कि हम लोग एक डाइस को उछाले 2 बार, तो देखिए 3 एकरों में आ गया और 3 इसमें भी आ गया, 2 यहाँ पर भी आ गया और 2 यहाँ पर भी आ गया। कहने का मतलब कि 3 3 मिल गया, 2 2 मिल गया। और प्रश्न आएगा कि बताइए कि इस कंडीशन में 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है। तो जो ई वाला डेसिमल बचल है ना वही 1 के विपरीत है, यानी कि 1 के विपरीत क्या है? 5 है। 1 के विपरीत में क्या है? तो 5 है। यदि हम लोग, फिर से समझिए, यदि हम लोग एक डाइस को 2 बार उछालते हैं और उसमें से 2 डाइस का जो मुख है वो सामने वाला के बराबर आ जाता है, मैंने 3 तो 3 और 2 तो 2, तो जो बचा हुआ है ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो जो 1 का विपरीत हो जाएगा ना दोस्तों, वो 1 का विपरीत हो जाएगा 5। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि 1 के विपरीत हो जाएगा 5, तो आंसर इसका आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, डाइस में ओपन डाइस से सवाल आता है, तो इसमें कुछ नहीं है।
इसमें दो तरह से सवाल आएंगे, चाहे आपको सिंपल ऐसे दे देगा, चाहे आपको ब्रांच ऐसे निकाल करके दे देगा। तो उस कंडीशन में एक जो है ना, एक छोड़ करके तीसरा के अपोजिट हो जाएगा, दो जो है एक छोड़ करके चौथा के अपोजिट हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न में एक जो हैंगे यहाँ इसके अपोजिट हो जाएगा और 2 और 4 इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम है ओपन डाइस का। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का कैलेंडर। ठीक है, क्या है कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर को हम लोग कैसे समझेंगे। तो कैलेंडर में जो डेट होता है ना, जो दिन होता है, डे होता है, उसका सबसे पहले हम लोग कोड जान लेते हैं। तो संडे का कोड होता है 0 या 7। संडे का कोड क्या होता है, चाहे तो 0 बोलिए चाहे 7 बोलिए। मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। यदि आप पहले पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। ठीक है, 0-7 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। क्लियर। तो जिस प्रकार से अभी हम लोग डे का कोड जाने, उसी प्रकार से आगे कैलेंडर में जो है दोस्तों मंथ का भी कोड होता है। ठीक है, जैसे जनवरी का होता है 3, जनवरी का होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का होता है 6, मई का होता है 1, जून का होता है 4, जुलाई का होता है 6, अगस्त का होता है 2, सितंबर का होता है 5, अक्टूबर का होता है 0, नवंबर का होता है 3 और दिसंबर का होता है 5। यदि आपको इस चीज़ ये वाला जो कोड है नहीं याद होगा तो आप इसको रटिएगा कि 03361462505, 03361462505, 03361462505। और बाद में जनवरी पर लिख लीजिएगा, ये वाला याद हो जाएगा। तो ये मंथ का कोड हो गया 03361462505। ठीक है, ये वाला चीज़ आगे आपका उपयोग होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, कैलेंडर में 2 तरह का साल होता है, एक तो होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। जनरल ईयर में दोस्तों 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि आप जनरल ईयर से अगले साल में जा रहे हैं, जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन से आपका एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कि 2015 का यदि 1 जनवरी 2015 का यदि 1 जनवरी संडे है, क्या है, संडे है, तो 2016 का जो 1 जनवरी होगा ना, वो एक दिन बढ़ करके सोमवार रहेगा, एक दिन बढ़ करके क्या रहेगा, मंडे रहेगा ना। लेकिन इसको समझिए, यदि लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, यदि आप लीप ईयर से अगला ईयर में जा रहे हैं तो 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, यदि मान लेते हैं कि 2016 का 1 जनवरी जो है ना, सपोज डैट 2016 का 1 जनवरी यदि क्या है, यदि मान लेते हैं कि संडे है ना, तो 2017 का जो 1 जनवरी होगा ना, इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन। तो ये वाला जो होगा इसमें वेडनेसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 2 दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि संडे हमको मंडे ध्यान था। संडे रहेगा तो 2 दिन बढ़ करके ट्यूसडे हो जाएगा, लेकिन अगर मंडे रहेगा तो वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाने पर 2 दिन बढ़ेगा और जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाने पर 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। यानी कि 2016 यदि लीप वर्ष है ना दोस्तों, तो 2016 वाला कैलेंडर जो है ना, वो 28 साल बाद 2044 में एकदम सेम रहेगा। 2016 वाला कैलेंडर 2028 में सेम रहेगा डेट। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि लीप प्लस 1 साल रहेगा, मैंने लीप जैसे कि 2016 है और 1 साल आगे मैंने 2017 यदि रहेगा, तो इसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट रहेगा। मैंने 2023 अभी है ना, तो ये 2017 का कैलेंडर ही रिपीट हुआ है। मैंने जो दिन वहाँ 1 जनवरी का था, वही दिन 2023 में 1 जनवरी का रहेगा, और जो दिन 2017 में 31 दिसंबर का था, वही जो है ना 2023 के 31 दिसंबर का दिन वही रहेगा। मैंने कैलेंडर रिपीट हो जाएगा।
तो याद रखिए कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष प्लस 1 साल का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। अब आगे देखिए, लीप वर्ष में 2 या 3 साल का कैलेंडर जब रहेगा तो 11 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे कि देखिए लीप वर्ष में 2 ऐड कर रहे हैं, लीप वर्ष में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि 2016 है ना, 2016 है तो उसको मैं 2 ऐड किए तो 2018 बन गया। तो 2018 का कैलेंडर जो है ना 11 साल इसको जोड़ने में 2029 में आएगा। ठीक है। और देखिए जैसे कि सपोज डैट जैसे कि 2016 जो है ना 2016 है, 2016 लीप साल है, इसको मैं 3 साल आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2019। और 2019 का कैलेंडर जो है ना 11 साल के बाद रिपीट होगा, यानी कि 2030 में जो है ना वो 2019 वाला कैलेंडर ही रिपीट होगा। तो याद रखिए कि लीप ईयर प्लस 2 या 3 साल का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 1 साल का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आगे है अब इसका ट्रिक। आगे क्या है, आगे है इसका ट्रिक। जैसे कि आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि 5 मार्च 1920 में कौन सा दिन था, तो उसको कैसे बताइएगा, तो उसी को निकालने के लिए ट्रिक है यह। तो ट्रिक है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। अब इसको समझिए, डेट का मतलब कि जैसे कि 5 दिया हुआ है। अब मंथ का कोड हम लोग जो पढ़े थे ना कि 033, ठीक है, 614625 तो जो हम लोग कोड पढ़े थे ना, तो मंथ के जगह पर हम लोग कोड लगाएंगे। मंथ के जगह पर क्या लगाएंगे कि कोड लगाएंगे। जैसे जनवरी रहेगा तो 0 लगाएंगे, फरवरी रहेगा तो 3 लगाएंगे, मार्च रहेगा तो 3 लगाएंगे, अप्रैल रहेगा तो 6 लगाएंगे, मई रहेगा तो 1 लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, कोड उसका लगाएंगे, महीना वाला नहीं लगाएंगे, उसका कोड लगाएंगे। ठीक है। और ईयर जो है ना, ईयर 2 तरह के प्रश्न यहाँ से ईयर से बनेंगे। ईयर आपको जैसे कि बता दे रहे हैं, यदि 1900 से 1999 रहेगा, ईयर वाला हम समझिए, यदि दोस्तों 1900 से 1999 रहेगा ना, तब उस कंडीशन में ईयर जो है ना वो मात्र पीछे वाला 2 अंक लिखना है, मैंने 24 खाली लिखना है। ठीक है, 1900 से 1999 का डेट आप जब निकालिएगा कैलेंडर, तो पीछे वाला 2 अंक खाली साल में लीजिएगा, तो ईयर के जगह पर 24 लिख लीजिएगा। और जब लीप ईयर लगाना रहेगा ना, तो ये वाला ईयरवा को पकड़ करके यहाँ लाना है और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 24 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ लीप ईयर जो उसमें आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1900 से 1999 तक का है। तो इसको समझिए, जैसे कि प्रश्न आपसे पूछा रहेगा दोस्तों, यहाँ से आपको इसको जूम आउट करते हैं, सबसे पहले आपको समझाने का कोशिश करते हैं। प्रश्न आपसे बोलेगा कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, तो डेट लिखना है मैंने 5, तो 5 लिख देंगे। अब मार्च का कोड होता है दोस्तों 3, मार्च महीना 3 इस तीसरा, इसलिए 3 नहीं है, ये मार्च का कोड होता है 3, तो इसीलिए यहाँ 3 लिख लिए हम लोग। ईयर, तो ईयर देखिए पीछे वाला 2 अंक क्या है, तो 20 है, तो ईयर के जगह पर 20 रख लीजिए। और लीप ईयर में क्या है, 20 से हम लोग जब 4 से 20 को भागा देंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो लीप ईयर जब 5 लिख लीजिए। अब इसको 7 से भागा दीजिए, तो सबको जोड़िए। 20 में जब 5 जोड़िएगा तो 25, अब 25 में जब 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 33, और 33 को 7 से भागा दीजिए तो 7 चौका 28, और 33 में से 28 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5। अब 5 का कोड हम लोग क्या पढ़े थे, तो 5 का कोड हम लोग पढ़े थे फ्राइडे। 5 का कोड क्या पढ़े थे हम लोग, तो फ्राइडे पढ़े थे। तो आप मोबाइल यहाँ से वीडियो पॉज कीजिए और गूगल कीजिए कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, तो आएगा कि फ्राइडे दिन था बाबू। कौन सा दिन आएगा, तो फ्राइडे दिन आ जाएगा। तो आप मुस्कुराइए कि हाँ सवाल सही हो गया। ठीक है, तो ये तो ट्रिक था 1900 से लेकर के 1999 वाला, बीच में यदि दिन पूछेगा तब उसका हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन प्रश्न जो है ना वो 2000 से लेकर के 2099 तक तो आएगा। जैसे कि 2023 चल रहा है, तो 2023 वाला आपसे अगर पूछ देगा तो कैसे कीजिएगा ना। तो इसके लिए भी क्या होता है, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, मैंने डेटवा मंथवा ईयरवा और लीप ईयरवा सेम रहेगा डिवाइडेड बटा 7। ठीक है, ट्रिक आपका सेम रहेगा, लेकिन आपको इसमें ईयर और लीप ईयर खाली बदलेगा। जैसे कि देखिए, यदि 2000 से 2099 का कैलेंडर आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप
जो दिया रहेगा साल उसमें से 1900 को घटा लेंगे। आप 1900 में से क्या लगेंगे, 1900 को उसमें से घटा लेंगे ना। जैसे कि यदि 2000 के सवाल पूछा है ना कि बताइए कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो 2000 जो है ना इसमें से आप 1900 घटाइए और साल के जब पर आप कितना लिखिए तो 100 लिखिए। जैसे वहाँ 24 लिख रहे थे ना पीछे वाला 2 अंकवा, तो 2000 में से 1900 के घटा करके 100 साल के जहाँ पर लिखिएगा और ये वाला 100 में 4 से डिवाइड दीजिएगा लीप ईयर निकालने के लिए तो 25 आएगा। तो लीप ईयर के जहाँ पर 25 रखिएगा। अब इसको हम लोग एक प्रश्न से सीखते हैं बनाने के लिए। तो देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों कि 5 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, सॉरी 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। तो 1 के जहाँ पर डेट है तो 1 लिख लेंगे, जनवरी का कोड होता है 0 तो 0 लिख लेंगे। अब देखिए 2018 है यहाँ पास और 2018 में से हम लोग क्या करेंगे 1900 पहले घटा लेंगे तो 0 0, 8 में से 0 घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 में से 0 घटाइए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ बचा 10 में से 9 को घटा लीजिए कितने बचेगा 1, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 कट जाएगा यानी कि कुछ नहीं। यानी कि जब 2018 में से 1900 घटा लेंगे तो 118 लिखेंगे। तो साल के जहाँ पर बाबू यहाँ देखिए 118 लिखा हुआ है। अब यह वाला 118 में 4 से भागा दे देंगे, 118 में यह वाला से 4 से भागा दे देंगे। यहाँ पास देखिए दिया हुआ है तो 4 से जब हम लोग भागा देंगे तो 21 आ जाएगा, शेष आएगा ना, सॉरी 29 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 118 भागा दिए हैं, शेष इसमें आएगा तो शेष को छोड़ दीजिए, शेष के नहीं लेना है, खाली जो पूरा पूरी कट रहा है ना तो वो लीप ईयर के लेना है। तो 29 लीप ईयर में आ जाएगा तो इसको लिख लेंगे। अब 118 को और 29 और 31 को जोड़ेंगे तो 118 और 30 जोड़ेंगे तो ओला हो जाएगा दोस्तों 148। अब 148 में बाबू 7 से डिवाइड करना है तो 148 में देखिए यहाँ 7 से डिवाइड किए तो यहाँ देखिए शेष कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि 1 का कोड क्या होता है तो सोमवार, मैंने 1 जनवरी 2018 का दिन का सोमवार था। तो वीडियो पॉज कीजिए और सर्च मान लीजिए कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था तो गूगल बोलेगी होने से कि सोमवार था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब कैलेंडर में एक और चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कैलेंडर में जो शताब्दी के प्रथम दिन होंगे ना वो हमेशा सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे रहेगा। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे ना, माने कि सैटरडे से मंडे टीटी घूमता है, सैटरडे से मंडे टीटी घूमता है। तो ये जो है शताब्दी के प्रथम दिन रहेगा। और शताब्दी के अंतिम दिन में क्या रहेगा वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे ना। जैसे कि वेडिंग करके भेजा फ्राई हो गया, अब क्या संडे क्या मंडे। तो शताब्दी के अंतिम दिन में क्या रहेगा बुधवार, शुक्रवार और रविवार और सोमवार। और शताब्दी के प्रथम दिन में शनिवार, सोमवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार, इतना ही रहेगा। तो आपका जो कैलेंडर वाला चीज़ था वो होता है समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यदि नहीं समझ में आएगा तो कृपया आप इस वीडियो को फिर से एक बार अवश्य देख लीजिएगा। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो कृपया कंप्रोमाइज़ कीजिए और चलिए आगे सीखते हैं इसके बाद। ठीक है, देखिए अब हम लोग घड़ी के सुई के बीच का कोण निकालना सीखेंगे। तो कोण निकालने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि कोण इक्वल टू एंगल इक्वल टू हो जाएगा एच मने आवर, एच मने आवर मने जो बजे में रहेगा ना, जैसे कि 7 बजे तो 7 यहाँ लिखना है एच के जगह पर ना, एच मने आवर, यानी कि आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, मैंने जैसे कि 7:10 तो 10 यहाँ लिखना है एम की जगह पर ना। तो कोण बराबर एच गुने 30 माइनस 11/2 गुने एम। तो प्रश्न आएगा ना बाबू आप लोग के लिए कि 7:10 के बीच कितना डिग्री के कोण बनेगा। तो 7 जो है ना वो आप कहाँ रखिएगा तो 7 आप एच के जगह पर रखिएगा। ठीक है, 7 कहाँ रखिएगा एच के जगह पर। अब गुना है फॉर्मूला में तो गुना तो 30, ठीक है, माइनस का चिन्ह है 11/2 और गुना में कितना तो 7:10 तो एम के जगह पर कितना रखेंगे 10। अब ई वाला 2 से ई वाला कट जाएगा 5 बार में, कितना बार में तो 5 बार में। अब देखिए अब आगे है 30 गुने 7 करेंगे तो 17 कैसे यानी कि 210 और 11 × 55 उसमें माइनस कर लेंगे
तो 155 डिग्री का कोण बनेगा 7:10 में। कितना डिग्री का? तो 155 डिग्री का। अब कोण भी है ना वो दो प्रकार से आता है। एक तो पूछ देगा कि सिंपल कोण बताइए कि 7:10 के बीच कितना कोण बनेगा, लेकिन एक रहेगा कि 7:10 के बीच आंतरिक कोण बताइए ना। तो आंतरिक कोण माने कोण दो प्रकार के, एगो आंतरिक कोण है एगो बाह्य कोण। ठीक है, आंतरिक कोण जो होता है ना हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, और जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो जैसे देखिए कि प्रश्न रहेगा दोस्तों कि 11:22 का आंतरिक कोण बताइए। इसको जूम कर लेते हैं, आपको तब समझाते हैं। देखिए 11:22 के बीच आंतरिक कोण बताइए। तो फॉर्मूला तो आपको याद है कि H गुना 30 माइनस 11/2 गुने M। तो देखिए H की जगह पर 11 लिख दिए, और 30 तो फॉर्मूला में रहता है, और माइनस 11/2 फॉर्मूला में रहता है, और 22 जो मिनट है इसको यहाँ लिख दिए। अब इसको 2 से काट दिए 22 को 11 बार में। अब 11 गुने 30 किए तो 330 आ गया, और 11 गुने 11 किए तो 121 आ गया, और इसका आ गया 209 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि एक जो आंतरिक कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। लेकिन यहाँ पर जी पूछा है कि 11:22 के बीच आंतरिक कोण बताइए। अब हम जानते हैं कि एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन यहाँ तो आ गया 209। अब कैसे होगा? तो 209 जब हो गया ना तो उसको 360 में से घटा लीजिए। तो 360 में से 209 घटाएंगे ना दोस्तों तो 151 आंसर हो जाएगा। यानी कि 11:22 के बीच आंतरिक कोण 151 आएगा। तो जब भी आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा उसको 360 में से घटा लेंगे तब आंसर निकालेंगे। जब भी आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो चूंकि 180 डिग्री का मान चूंकि आंतरिक कोण का मान 180 से कम होता है इसीलिए 360 में से डिग्री का घटा लेंगे तो आंसर टिक कर लेंगे। अब समझिए बाह्य कोण। तो बाह्य कोण में आप याद रखिए कि बाह्य कोण जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से बढ़न होता है, यानी कि बड़ा होता है। जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब प्रश्न आएगा दोस्तों कि 9:30 के बीच बाह्य कोण बताइए। तो फॉर्मूला तो वह रहेगा ना कि H गुना में 30 अब 11 माइनस 11/2 अब गुना में मिनटवा। ठीक है, तो वही देखिए 9 गुने 30 मैंने 9 H की जगह पर रख लेंगे और 11/2 और मिनट है 30 तो रख लेंगे M की जगह पर, और 2 से काट देंगे इसको 15 बार में, और 9 गुने 30 करेंगे तो आएगा 270, अब 11 गुने 15 करेंगे बाबू तो आएगा 165, और 270 में से 165 को घटा लेंगे तो आएगा 105। लेकिन देखिए हम लोग अभी पढ़े थे कि बाह्य कोण का मान आता है 180 से हमेशा बढ़न, लेकिन अब आ गए हैं 105। तो अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक को 360 में से घटा लेंगे 105 को तो 255 डिग्री आ गया ना 180 से बड़ा, तो 255 डिग्री इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए आगे हम लोग सीखेंगे आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तों फिगर काउंटिंग। ठीक है, देखिए देखिए यदि एक त्रिभुज रहेगा और उसको हम लोग यदि 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है, तो उसमें 1 और जो 2 लिखेंगे ना तो उसको ऐड करके 3 लिख लेंगे। ठीक है, 1 और 2 जोड़ करके 3 लिख लेंगे। जैसे इसमें समझिए कि एक त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है, तो यहाँ पर जैसे देखिए जैसे 1 ये 2 और 3 भाग हो गया, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि 1 2 और 3, और इसमें से 1 + 2 + 3 तो इसकल टू हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा? तो 6 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक था। और बाकी जो गिनना भी चाहते हैं तो इसको गिन भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि इस तरह से प्रश्न आएंगे,
ठीक है। यदि इस तरह से प्रश्न आएंगे, इसको क्रॉस किया रहेगा, इसको क्रॉस किया रहेगा, और प्रश्न पूछाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कि कितना होगा, तो ऐसे भी कर लेंगे 1 2 3 4 कर लेंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि इस प्रकार में 8 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? तो 8 ट्रायंगल होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, यदि इस तरह से बक्सा रहेगा जिसमें 8 गो बॉक्स बनेगा ट्रायंगल का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 16 गो ट्रायंगल होगा, ठीक है। 16 त्रिभुज होगा, आप इसको गिन भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे है कि यदि हम लोग को रेक्टेंगुलर गिनने के लिए मिल जाए, ठीक है, तो रेक्टेंगल गिनने के लिए फार्मूला होता है कि जैसे 1 2 लिख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इस प्रकार के कॉलम में कितने हैं? तो 7 हैं और इधर में 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, तो 1 और 2 के देखिए ऐड किए तो 3 आ गया, और इधर से 1 सॉरी, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कीजिए तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 28 कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा आपका 84, यानी कि इसमें 84 रेक्टेंगल बनेगा। कितने बनेगा? 84 रेक्टेंगल बनेगा। जैसे आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पास, देखिए एक रेक्टेंगल है बड़ा, इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं, 1 2 3 4, तो 4 तक लिखा हुआ गिनती, और इधर से है 1 2, तो सबसे पहले 1 और 2 को जोड़िए, तो 1 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, और नीचे जोड़िए सबको, तो 4 और 3 7, और 7 2 9 और 1 10, तो इधर भी कितना हो गया? 10, यानी कि 3 गुना में 10 करेंगे तो इसके में कितना हो जाएगा? तो इसमें 30 रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो ये था इसका फार्मूला दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न से आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, तब जा कर के अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बड़ा है तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि एक बड़ा सा हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं ना, तो बड़ा सा ट्रायंगल जब बनाए हैं तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। जैसे कि देखिए, 1 भाग ये वाला हो गया, 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 4 भाग हो गया। अब देखिए, अब 4 भाग इधर से बांट लिए और 4 भाग इधर से, देखिए 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, माने ऊपर से भी 4 ऐसे ऐसे में और ऐसे ऐसे में भी 4 ना। अब यहाँ पास जो हम 10 लिखे हैं उसको समझिए, 10 कहाँ से आया? देखिए, जब हम लोग ट्रायंगल ऐसे था तो ट्रायंगल को जब बांट रहे थे, तो चलिए इसको पहले बांट लेते तब समझ में आएगा। तो 1 2 3 और 4 लिख रहे थे और जोड़ करके आंसर ला दे रहे थे, 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसीलिए लिख लिए है ना कि ये वाला सब बॉक्सों में नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 गो है, ये वाला में 10 गो है, ये वाला में 10 है, ये वाला में 10 है। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से जो हो जाएगा दोस्तों, वह इधर वाला में कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, इधर वाला में 10 हो जाएगा, इधर वाला में 10 हो जाएगा, इधर वाला में 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि 10 10 10 10 इधर से आ गया, मैंने 40 इधर से आ गया और 40 इधर से आ गया, मैंने जोड़ेंगे तो 40 40 80 को ट्रायंगल आ गया। लेकिन अब ऐसे 16 ट्रायंगल आ गए, वो जो है 2 बार गिना गए, 16 ट्रायंगल ऐसे आ गए जो 2 बार आ गए, मैंने कॉमन थे वो सब। तो उस चीज़ को हम लोग काट देंगे, मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये वाला एक 16 इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 80 में से 16 घटा लीजिए तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 64 होंगे दोस्तों। कितने होंगे? तो 64 होंगे। क्लियर? तो यही था इसका ट्रायंगल वाला यहाँ से पहचानने का, ठीक है। उम्मीद है कि आप अवश्य इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए, यदि आपको कॉमन वाला लाइन काटना नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर से 1 पॉइंट छोड़ के और इधर से 1 पॉइंट छोड़ के बाकी जितना कोना मिल रहा है, बाकी जितना कोना पर क्रॉस हो रहा है सबको काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको, बाकी सब काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 16 को माइनस कर देना है, तो 80 में से 16 माइनस कीजिएगा तो 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक लाइन है उसको आप समझ लीजिए, बाकी ये ख़त्म। देखिए ये वाला जो लाइन है ये पेरेंट्स का लाइन है, प्लस माइनस का, और ये वाला लाइन में इक्वल सब होंगे, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, फूआ फूफा, ये वाला लाइन बराबर होंगे। अब इसके नीचे आइएगा तो हम लोग रहेंगे, इसके नीचे कौन रहेंगे, हम लोग, भाई बहन, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, सब भाई बहन इसी में रहेंगे। और इससे ऊपर जब जाएंगे तो इसमें ग्रैंड फादर आ जाएंगे, ग्रैंड मदर आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए दादा दादी, नाना नानी, ये सब ऊपर वाला में आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में यही चीज़ आपको याद रखना है। और जो महिला होंगी उसके लिए माइनस साइन आप लिखते जाइएगा, और पुरुष रहेंगे उसके लिए प्लस साइन लिखते जाइएगा, तो ब्लड रिलेशन को समझने में आपको आसानी रहेगा उसको बनाने में। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, यहाँ से इतना जल्दी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो है ना मिरर इमेज जो निकालना रहता है वो एक ठो अब बाटा में देना शुरू कर दिया है कि 7:46.7:11 है, 46.7/11 है। तो इसका हम लोग मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 11:59 और 1 मिनट 59 में से निकाल लेंगे, एक निकाल लिए। अब एकरा में से माइनस करेंगे 7:46। अब देखिए पूर्णांक पे दिया हुआ है कितना, 7/11, 7/11। तो 7 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आ जाएगा, तो 4 ऐड करेंगे कि 11 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4/11 और इसको घटा लेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 11 में से 7 गया तो हो जाएगा 4। ठीक है, 11 में से 7 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4। अब यहाँ 59 में से 46 गया, 59 में से 46 गया तो यहाँ हो जाएगा 13। अब देखिए, अब ये वाला कर लीजिए आपको कि 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 4/11, 4/11 तो कितना आ जाएगा, ये भिन्न का घटा हो गया तो भिन्न का घटा लीजिएगा आप। तो भिन्न का घटा जब नहीं कीजिएगा तब वो बाबू आ जाएगा आपका 7/11, कितना आ जाएगा, 7/11। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा कि इसका मिरर इमेज हो जाएगा 4:13.7/11 पर। ठीक है, मैंने जो एक ही कहाँ से आया, तो 11:60 जो लिखते थे तो एक इसको दे दिए, तो वहीं से एक आया ये वाला। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, हालांकि उम्मीद नहीं है कि सीजन में आएगा, झारखंड सीजन में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। और मिसिंग नंबर के लिए आपको जो है एक ट्रिक याद रहना चाहिए, जैसे कि देखिए जो ए है ना दोस्तों, जो ए है ना, ठीक है, जो ए है ये जेड के विपरीत होता है। ए की किसके विपरीत होता है, तो ए हमेशा जेड के विपरीत होता है। बी जो है वो वाई के विपरीत होता है। सी जो है वो एक्स के विपरीत होता है, एक्स के। डी जो है वो डब्लू के विपरीत होता है। ई जो है ना वो भी के विपरीत होता है। एफ जो है ना दोस्तों, एफ जो है ना वो यू के विपरीत होता है, एफ। ठीक है, एफ किसके विपरीत होता है, तो यू के विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए जो जी है ना, जी वो टी के विपरीत होता है। जो एच है ना वो एस के विपरीत होता है। और जो आई है ना वो आर के विपरीत होता है। जो जे है ना वो क्यू के विपरीत होता है। और जो के है ना वो पी के विपरीत होता है। जो एल है ना वो ओ के विपरीत होता है। और जो एम है ना वो एन के विपरीत होता है। मैंने कुछ नहीं करना है, देखिए आपको यहाँ से समझ लीजिए। देखिए इधर से ए बी सी डी लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ से लिख लीजिए। अब इन्हें से उलट दीजिए, यानी कि एम का उल्टा एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड आ गया। तो यही इसका हो गया दोस्तों विपरीत। क्या हो गया, विपरीत, मैंने ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्लू, ई के विपरीत भी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत
विपरीत पी, एल के विपरीत ओ और एम के विपरीत एन। अब इसको ट्रिक से याद कीजिए। जैसे इसको बोलेंगे आज, इसको बोलेंगे बाय, इसको बोलेंगे सी एक्स, इसको बोलेंगे डी डब्ल्यू, इसको बोलेंगे ई भी यू, इसको बोलेंगे फू, इसको बोलेंगे जीटी रोड, क्या बोलेंगे जीटी रोड, इसको बोलेंगे हाई स्कूल, इसको बोलेंगे इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, इसको बोलेंगे जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, जैक क्वीन, इसको बोलेंगे पीके मूवी, पीके जो फिल्म था, के पी पीके, इसको बोलेंगे लो, एल ओ लो, इसको बोलेंगे मन, एम एन। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो उसका जो काउंटिंग है अल्फ़ाबेट का, उसको याद करना जरूरी होता है। तो इसके लिए 2 ट्रिक होता है। एक होता है सिफिलोरिक्स, माने सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल पर 12, ओ 15 पर, आर 18 पर, 21 पर यू और 24 पर एक्स ना। सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर और एक्स 24 पर। एक होता है इजोटी, ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर और टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर। इजोटी 5, 10, 15, 20 इजोटी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे है दोस्तों, आगे है ना कि आपको घड़ी दे दिया जाता है और उसमें आपको बताना है कि एंगल निकालना है कि 90 डिग्री का कोण कै बार बनेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक तो कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक तो घड़ी का सुई एक दूसरे के विपरीत कब रहेगा, माने 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, और तीसरा है कि उन दोनों का विपरीत जो है ना, उन दोनों का सुई जब एक पर एक कब रहेगा, माने 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, माने मिनटों के एक पर और घंटों को उसी पर, माने 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो तीनों को हम लोग यहाँ से समझेंगे। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से कि आखिर 90 डिग्री का कोण जो है 12 घंटा में कितना बार बनता है। तो 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है 22 बार। कितने बार? 22 बार। अब 90 डिग्री का कोण निकालने के लिए फार्मूला है 60/11 गुने टाइम, मैंने जितना बज रहा है। अब देखिए, जो 90 डिग्री का कोण है ना, वो आपसे 2 तरीका से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि 6 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण पहली बार कितना बजे बनेगा, और एक पूछेगा कि 6 से 7 बजे के बीच दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा। तो जब भी पहली बार निकालना रहेगा कि पहली बार 90 डिग्री का कोण कितना बनेगा, तो आपको उसमें से 6 में से माइनस करना रहेगा 3। ठीक है, -3 करना रहेगा। और जब भी आपको दूसरी बार निकालना रहेगा तो उसमें +3 जोड़ना रहेगा, समय में +3। तो सबसे कम वाला लेंगे, तो 6 में से -3 पहले कर लेंगे। यहाँ कितना आ गया 3, और फार्मूला में टाइम के जगह पर 3 रख देंगे, यानी कि 60/11 गुने 3, इसका जाएगा 180/11। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 6:16 सही 4/11 मिनट पर। ये पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी पहली बार पूछेगा कि पहली बार 90 डिग्री का कोण कितना बजे बनेगा, तो सबसे पहले इसको हम से 3 माइनस कर लेंगे, तब जाकर के 60/11 गुने टाइम करेंगे, तब निकल जाएगा पहली बार। और जब दूसरी बार बोलेगा ना कि दूसरी बार कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसमें +3 कर लेंगे, मैंने 6 में +3 कर लेंगे। और जब करेंगे तो छोटे वाला में प्लस माइनस करेंगे, तो 6 में +3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, और टाइम के जगह पर 9 रख देंगे, यानी कि 60/11 गुने 9, तो ये वाला हो जाएगा 540 गुने 540/11। तो इसका हो जाएगा 6:49 सही 1/11 मिनट। इस पर इतना 90 डिग्री का कोण बनेगा दूसरी बार। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे है कि घड़ी का जो सुई है ना, वो एक दूसरे के विपरीत कब रहेगा, चाहे 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 12 घंटा में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, माने 12 घंटा में 11 कंडीशन ऐसा होता है कि सुई विपरीत हो जाता है। ठीक है, और 24 घंटा में 22 बार विपरीत होता है, माने 22 बार 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, और 12 के विपरीत होता है 6, 1 के विपरीत होता है 7, 2 के विपरीत होता है 8, 3 के 9, 4 के 10 और 5 के 11। इसको याद कर लीजिए। 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए पूछेगा कि 9 से लेकर के 10 बजे के बीच विपरीत कब सूर्य रहेगा, एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण कब बनाएगा। तो देखिए जब भी विपरीत निकालना रहेगा ना, और जब सवाल रहेगा 9 से ना, तो पहले 9 के विपरीत देख लीजिए। तो 9 के विपरीत यहाँ क्या है, तो 3 है। तो 3 गुने 60/11 करेंगे, 3 गुने 60/11 करेंगे। तो जब विपरीत निकालना रहेगा तो विपरीत वाला 60/11 हम गुना कर देंगे। तो इसको काटने के बाद आ जाएगा 16 सही 4/11, और 9 बज रहा था इसीलिए 9 को ले लीजिए। तो 9 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल है कि बताइए कि 4 से 5 के बीच विपरीत जो है वो घड़ी की सुई कब आएगा, चाहे 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 4 से 5 के बीच बोला है, यानी कि छोटा वाला ले लेंगे। और 4 के विपरीत क्या होता है, तो 4 के विपरीत 10 होता है। अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट। तो 10 गुने 60/11 करेंगे ना, तो काटने पर आता है 54 सही 6/11, मैंने 4 बज के 54 सही 6/11 मिनट। इसका विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। चलिए अब देखिए मात्र एक बच गया। देखिए घड़ी की सुई जब एक पर एक हो जाए, मैंने कहने का मतलब कि घंटा वाला में और मिनट वाला में 0 डिग्री का कोना बने ना, एक पर एक यहाँ देखिए है छापल। ठीक है। तो 12 घंटा में घड़ी की सुई एक पर एक 11 बार आता है। तो सवाल है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के सुई 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा। तो 4 से 5 बोला है ना, तो कम वाला ले लीजिए और 60/11 में गुना कर लीजिए और इसको काटिएगा तो आएगा 21 सही 11/9/11। तो 4 को पकड़ लीजिए तो समय रहेगा तो 4 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर। उसी प्रकार से बताना रहेगा कि 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 1 को ले लीजिए और 60/11 से गुना कर लीजिए, यानी कि 5 सही 5/11, यानी कि 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए अब एक आता है सवाल कि कितना निकालना है, कितना बजे या कितना देर हुआ है, कितना पहले पहुँचे। तो उस कंडीशन में निकालना रहता है कितना देर हुआ है, कितना लेट पहुँचे। तो कुल घंटा अपन कुल मिनट इंटू कितना पहले पहुँचे है उसको गुना कर लेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ से कि कल से 5 दिन पहले यदि सोमवार था, कल से 5 दिन पहले यदि सोमवार था, तब आने वाला कल के 8 दिन बाद क्या होगा। तो इस प्रकार के पहले और बाद वाले सवाल में सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबको। तो एगो तो हो गया कल वाला 1 ले लीजिए, एगो हो गया 5 दिन पहले तो 5 ले लीजिए। अब था यहाँ से कि पहले क्या था, सोमवार था, तब आने वाला कल के लिए 1 ले लीजिए और 8 दिन बाद के लिए 8 ले लीजिए और जोड़ दीजिए सबको। तो कितना आ गया 15 में 7 से भागा दे दीजिए तो 2 बार में चल जाएगा 14। तो कट के आएगा कितना शेष 1। तो 1 मने यानी कि उस दिन जब सोमवार था, 8 दिन पहले देखिए बोला ना कि सोमवार था, तो सोमवार में 1 जोड़ दीजिए तो मंगलवार आ जाएगा। यानी कि कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाला कल के 8 दिन बाद क्या होगा, तो मंगलवार। डायरेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि रीजनिंग का यह जो वीडियो है आपको अवश्य पसंद आया होगा और इसमें के सभी जो टॉपिक हैं आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मात्र देना होगा 5 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि PDF को संग्रह करने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 5 रुपया देना होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8709 68 से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 5 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, रीजनिंग का ट्रिक लिख करके हम आपको ये PDF दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।